डू यू थिंक कि अभी तक जो अंदाजे हैं एस्टिमेट ओवरऑल जो नुकसान है वो 1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा है ओवरऑल, जिसमें वर्ल्ड जीडीपी भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी है, जीसीसीआई भी है, सारा कुछ है। एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर दुबई, ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त चंक भी निकलेगा। दुबई का फ्यूचर क्या है? दुबई का फ्यूचर डिपेंड करता है इस वक्त की ईरान के साथ ये क्या करते हैं। हम अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें, देखिए ईरान ने साबित कर दिया है कि ना तो वो वेनेजुएला है, ना वो क्यूबा है, ना वो जिसे कह लें कि इराक है। जिस तरह की उन्होंने रिटेलिएशन की है, जिस तरह से उन्होंने यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ रीजन हैं, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सेलेक्टेड जगहों पे अटैक किया है और उनके जो रेडार सिस्टम को उड़ाया, और जो रिसेंटली उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर भी रिटेलिएट किया है, तो इससे एक सबक तो क्या है उनको कि आपकी जो असेसमेंट थी वो सारी की सारी गलत थी। देखिए ये जो एक प्लान है ना कि जी हम ईरान को कंटेन कर लें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रहें, ईरान अपनी तरक्की ना कर सके और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो प्रॉस्पर होते रहें। अभी भी जो एक बात हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसने चोक कर दिया है ऑयल को, एशिया के डिस्टर्ब हो रहा है, यूरोप डिस्टर्ब हो रहा है, बट ईरान इज सफरिंग मोर। यस, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते कि एक सॉवरन कंट्री के ऊपर जो आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार था, जो आपके साथ मुआहदे भी करने को तैयार बैठा था, आपकी जेनेवा में बातें चल रही थी डेविड कुशनर और जेरेड कुशनर के साथ, जेरेड कुशनर के साथ और उसके साथ। अभी ईरान ने क्या कहा है कि हम इन दोनों के साथ नहीं करेंगे, अब जेडी वेंस को भेजें, हम उसके साथ हमारी बातचीत होगी। तो इसका क्या मतलब? इस्लामाबाद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका अगर दो ऑप्शंस हैं इस वक्त, या तो वो पाकिस्तान या फिर वो टर्की, यहाँ पर वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा क्रिटिकल रोल है। रीज़न उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो बड़ी अच्छी सालसी करा सकता है। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल मौजूद है ना कि हमने ग्रेट पावर्स की सालसी कराई हुई है। 70s के अंदर अगर आपको याद हो कि हमने चाइना और अमेरिका का देतांत कराया था ना, वी प्लेड ए वेरी क्रूशल रोल। ठीक है, उस वक्त निक्सन, हेनरी किसिंजर वगैरह यहाँ पर, और हेनरी किसिंजर को जिस तरह से हमने फैसिलिटेट किया और वो चाइना गए, और उसके बाद तो पाकिस्तान के पास तो ये कैपेसिटी मौजूद है और ये पाकिस्तान के लिए एक विनिंग पॉइंट भी हो सकता है अगर वो ये सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने जितना नुकसान पहुँचा दिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ। दे मस्ट गो एंड एक्सेप्ट उनकी जो जिसे कह लेंगे सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें, और उस लेवल के ऊपर जिस पे अब आप वो एक्सेप्टेबल हो उनके लिए, उसके ऊपर जाएं। और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ये खित्ते के अंदर एक जिसे कह लें कि स्टेबिलिटी आए, और पाकिस्तान को अगर उन्होंने अप्रोच किया है तो उसका असर रसूख की वजह से किया है ना, तो अब वो अगर असर रसूख आप ज़ाय कर देंगे तो फिर आप क्या कर सकते? डू यू थिंक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप भी अभी बाहर से आए, मैं भी आया हूँ, सड़कें खाली हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान इस वजह से भी चाहता है कि ये तनाज़ा ख़त्म हो? क्यों? लेकिन एक और चीज़, अभी आप ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि ऑयल फैसिलिटीज़ को जितना डैमेज हो गया, इतनी जल्दी दुनिया वापस रिकवरी मोड में नहीं जाएगी। देखिए रिकवरी मोड में तो डेफिनेटली, अगर आप याद होगा कि जब कोविड के दिन आए थे तो अभी तो वहाँ से नहीं निकल पाती ना, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वी आर स्टिल फेसिंग दोज शॉक्स। तो ये ऑयल के, देखिए पाकिस्तान डेफिनेटली हम एक बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो ऑयल का है। और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी सारी की सारी चीज़ों में पड़ता है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एक टैक्स उन्होंने लगा दिया है। यू नो, हमारे तो लेवीज तो आम है ना हमारे, वहाँ पर लगने जा रहे हैं, तो अमेरिका तक उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये इजी नहीं है कि जी आप जिसे कह लें कि एक बड़े एक जरिए को 20% ऑयल को, बट यस ऑल्टरनेट तो मौजूद रहते हैं, मगर ऑब्वियसली वो महंगे हैं। देखिए जब आप उसको, जिन मुल्कों के साथ आपके मुआहदे हैं उनसे छोड़कर अब नए आप जाते हैं इसकी तरफ, रशिया की तरफ जाते हैं या बाकी ममालिक, तो फिर आपको नए मुआहदे करने पड़ेंगे। फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और उसका फिर अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी के, पाकिस्तान क्या, एशिया क्या, चाइना के ऊपर उसका असर पड़ेगा, ओवरऑल कंट्रीज़ के ऊपर उसका असर पड़ेगा। इज़ द throne of power is shifting from west to east? That's a very good question.
आई थिंक ट्रम्प मेड अ हरी टू डू दिस। राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही जब उसने सबसे पहले तो उसने अपना बैलेंस जो पावर को उसने डिस्टर्ब किया था, उसने अपने बैलेंस ऑफ पावर को कैसे, जो उसके अलाइज हैं, यूरोपियन अलाइज हैं, उसने आके उनको थ्रेटन किया, उनसे कहा कि भाई हम आपके वो नहीं कर सकते जो आपका सिक्योरिटी का अपना अपना अरेंज करें। और जो आप बात कर रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है, तो जो वो जिसे कह लें कि उनका सो कॉल्ड रूल बेस्ड सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ट्रेड सिस्टम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यू नो, ऑल वर्ल्ड ऑर्डर, IMF, या दैट इज, तो ये जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस थे, ये वो वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा थे ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर था। तो उसको सबसे पहले डैमेज किसने किया? यूनाइटेड नेशंस की बात कौन नहीं मानता? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को कौन बाईपास करके डायरेक्ट टैरिफ्स लगा रहा है? अमेरिका ही कर रहा है। सो व्हेन यू आर योरसेल्फ ब्रेकिंग योर ओन इंस्टीट्यूशंस और उसको सारा खत्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यस, अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो इसके जो एशिया के एलाइज हैं, जिस साउथ कोरिया है, जिस तरह से जापान है, यू सी दे विल लुक टुवर्ड्स चाइना, बिकॉज चाइना इज स्टिल देयर। चाइना अपनी ताकत को कंज्यूम नहीं कर रहा है, चाइना अपने आप को एक ऐसे कंट्री के तौर पर पेश कर रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, जो यूनाइटेड नेशंस के रोल की बात कर रहा है, और जिस मुल्क के अंदर यूनाइटेड नेशन का दफ्तर है वो यूनाइटेड नेशंस को कहता है ये करप्ट है। आपकी इस बात से एक चीज़ और निकलती है, अगर खित्ते के तमाम जो स्टेट ऑफ मलाका के कंट्रीज़ है, फिलीपीन है, जापान है और कंट्रीज़ है, अगर वो चाइना को एक सिग्निफिकेंट पार्टनर के तौर पे देने लगे और अमेरिकन को जिस तरह, और आप बता रहे हैं कि अमेरिका का रोल कम होता जा रहा है, ये शिफ्ट हो रही है पावर, तो क्या ताइवान पे अटैक भी एक्सपेक्टेड है? हो सकता है ताइवान पे अटैक करने की जरूरत ही ना है। आई आल्सो थिंक लाइक दैट एज वेल। ये बहुत बड़ी बात है। यू नो व्हाई? देखिए, चाइना इज़ वेरी कैलकुलेटेड कंट्री, वो बड़ा ही कैलकुलेशंस करता है। वो आप देख लें कि जब से उसने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, किसी बड़े उसके अंदर नहीं जा रहा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जा रहा, अवॉइड करने की बात कर रहा है। देखिए, उसने अपनी एक डिप्लोमेसी उसकी ये है कि हमने किस तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो अट्रैक्टिंग है ना भाई, एक कंट्री है, वो आपके ऊपर कोई किसी किस्म की धौंस नहीं जमा रहा। वो आपको कह रहा है कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा बेल्ट एंड रोड है, कम जॉइन इट, प्रॉस्पर हो, हम भी प्रॉस्पर होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अमेरिका क्या करता था? एड देता था और उसके बाद फिर आपके ऊपर पाबंदियां भी लगाता था, फिर आपका हाथ भी मरोड़ता था। दूसरी तरफ चाइना जो है वो इमर्ज जा रहा है, वो एक मल्टीलैटरल अप्रोच के साथ है। ट्रेडिंग पार्टनर। हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? SCO। इंडिया क्यों भागकर, मोदी साहब जो इतने साल से नहीं जा रहे थे, क्यों गए थे? वो इस वजह से कि भाई इंडिया ने हाथ मरोड़ा था ना। तो एक मुल्क जब आप इस तरह से करते रहेंगे, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो डिफेंस स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें आप कहते हैं कि जी मैं मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, मैं बड़ी बड़ी जंगें नहीं लड़ूंगा, पर स्टिल यू आर डूइंग द सेम थिंग। सो अमेरिका का आप देख लें कि ट्रस्ट तो खत्म हुआ है। यू आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ स्टेट्स, हु वाज द गारंटर ऑफ देयर सिक्योरिटी? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट्स हैपनिंग? ना उनकी सिक्योरिटी, ना उनकी फूड सिक्योरिटी, ना उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। व्हाट इज हैपनिंग देयर?